नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 17 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 17 अगस्त हो गया है आज। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 25 अक्टूबर को होने वाला है। मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ तो मैं 72 बीपीएससी प्रीलिम की बात कर रहा हूँ। एईडीओ के बच्चों का मैसेज आ रहा है कि एईडीओ एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो एईडीओ एग्ज़ाम जो है ये आपका जनवरी के आसपास बन रहा है कि भाई जनवरी में संभावित है। उससे पहले तो दिन खाली नहीं दिख रहे हैं मुझे। हालांकि बीपीएससी अगर कैलेंडर में जारी करके फिर से बता दे ये चीज़ तब जाके क्लियर हो जाएगा। जिनको एईडीओ देना है पढ़ते रहिएगा। एग्जामिनेशन में आपने सवाल का स्तर तो देख ही लिया है, तो उसके लिए कम से कम 1 साल की मेहनत तो चाहिए ही होगी। ओके, एक चीज़ और है, अचीवर ग्रुप जिसमें हम लोग 72 बीपीएससी के लिए प्रीलिम के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे वो फिर से शुरू कर दिया है मैंने। जिन्हें जुड़ना हो मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अब जब तक प्रीलिम एग्ज़ाम आपका नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। जैसे 25 अक्टूबर को है तो 20 अक्टूबर तक वह ग्रुप चलता रहेगा। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई नया जुड़ना चाहे तो अभी 25 तारीख तक के लिए प्राइस कम है। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। इसमें कहा गया कि केवल डिग्रियां होने से युवा जो है वो मार्केट के हिसाब से जॉब के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें इस पर काम करना पड़ेगा। भारत सरकार के स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास योजना ये सब शुरू हुए एटलीस्ट 8 साल, 9 साल, 10 साल हो गए हैं। और फिर से वित्त मंत्री महोदया यही कह रही हैं कि युवाओं के पास मार्केट के हिसाब से स्किल नहीं है। तो युवाओं को मार्केट के हिसाब से स्किल देना आपकी ही जिम्मेदारी है, सरकार की ही जिम्मेदारी है। सरकार को स्किल देना चाहिए था। क्यों साधारण बीए एमए कर रहे हैं आज भी छात्र, जिसके बाद वो केवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि समस्याएं बतानी चाहिए। सरकारें होती हैं समाधान के लिए, समस्याएं तो सबको पता ही है कि क्या समस्या है क्या नहीं। सभी को पता है कि मार्केट में फ़िलहाल के जो बाज़ार है उस बाज़ार में जॉब के लिए अलग प्रकार के स्किल चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेजेस, ख़ास तौर से हायर एजुकेशन के जो कॉलेज हैं जहाँ पर बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होते हैं वो आज भी पुरानी पद्धतियों पर ही हो रहे हैं। आज भी बच्चे मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हैं, जिसके बाद रिसर्चर की जॉब होती है या नेट जेआरएफ वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन तो भारत में नहीं ही होता है। तो स्किल सेट तो बच्चों को चाहिए ही, तभी जाके जॉब भी मिल सकता है उनको। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। इन्होंने जब ये चीज़ कहा तो इन्होंने एक चीज़ और बता दिया इसके साथ में कि सरकार की जो योजनाएं थी स्किल इंडिया और उसके साथ साथ कौशल विकास योजनाएं, ये योजनाएं कहीं न कहीं परिणाम देने में असफल रही हैं। तो ये भी वित्त मंत्री जी ने अपने शब्दों से बता दिया है हमें। आज का सबसे पहला टॉपिक जो है एआई के बारे में एक टॉपिक है जिसको पिछले दिनों में हमने छोड़ा था। उस टॉपिक से शुरू करेंगे। उसके बाद से प्रधानमंत्री जी का जो लाल किला से भाषण है, उस भाषण में उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत बोला है कि उन्होंने सुशासन को बढ़ावा दिया है। तो ज़रा समझेंगे कि डीपीआई क्या होता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फ्री में हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को कोचिंग देंगे, क्योंकि हमारे पास में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम सभी बच्चों को अब फ्री में कोचिंग दे सकते हैं। अच्छी पहल है, सरकार को देनी भी चाहिए, सरकार का कर्तव्य है ये। देखते हैं कि क्या सरकार देती है कोचिंग वगैरह। लेकिन कोचिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके एकेडमिक पहलू जो हैं वो सही नहीं हो। अगर आपके स्कूल कॉलेजेस बहुत बेहतर होंगे तो बच्चे सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात सरकार कहीं ना कहीं कोचिंग तंत्र को एक्सेप्ट कर रही है कि एजुकेशन में अगर आप सक्सेसफुल होना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर निकलना है तो स्कूल कॉलेज कैपेबल नहीं है, उस लायक नहीं है। अब सरकारों को भी ऐसा लग रहा है कि कोचिंग के जरिए ही बच्चे आईआईटी, एनआईटी, यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन जो हैं उसे क्रैक कर सकते हैं। सरकार के जो वर्तमान तंत्र है, कॉलेज स्कूल है, उसमें इतना अच्छा पढ़ाई तो नहीं होता है कि उसके बदौलत कोई बच्चा पास कर ले। सरकार ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, तभी जाकर उन्होंने कोचिंग की भी बात की है। इस पहलू को भी हम लोग समझेंगे। शुरू करते हैं। देखिए आज का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। सबसे पहला टॉपिक है, पिछले दिनों में हमने छोड़ा था इसको, एआई स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल ट्रेंड ऑन 65 इंडियन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स रिलीज, ये इसमें बताया गया है। श्रावणी, इसका क्या नाम है? श्रवणी या श्रवानी इसको कह सकते हैं। सरावानी इसको कहा जा रहा है इंग्लिश में, SRA फिर कैपिटल VANI, वानी। ठीक है, तो श्रावणी या जो भी आप नाम दें इसको ज़रूर याद रखिएगा। पूछा जा सकता है। भारतीय भाषाओं के लिए एआई स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल है। ये स्पीच रिकॉग्निशन जो आप बोलते हैं उसके रिकॉग्नाइज करके उसके बारे में बताने वाला यह मॉडल है जिसका नाम है श्रवानी। ये श्रवानी, श्रवानी। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के स्पायर लैब के शोधकर्ताओं ने ART
PARC के और गूगल के सहयोग से श्रवानी नामक एक AI स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल जो है इसे जारी किया है। AI के दुनिया में यह काफ़ी अहम हमारा योगदान माना जा रहा है क्योंकि 65 लैंग्वेज को यह सपोर्ट करेगा। इतने बड़े स्तर पर AI स्पीच रिकॉग्निशन में ध्यान दीजिएगा, AI स्पीच रिकॉग्निशन अलग होता है। जब कोई मशीन आपकी भाषा को बोलने पर सुन लेती है तो उसको स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक कहते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन कोई नया नहीं है, स्पीच रिकॉग्निशन तो बहुत पुराना तकनीक है। पहले के भी फ़ोन में आता था, आज से 5 साल पहले के भी फ़ोन में अगर आप बोलते हैं तो गूगल सुन लेता था। तो स्पीच रिकॉग्निशन तो नया नहीं है, लेकिन AI के साथ स्पीच रिकॉग्निशन को ऐड किया गया है 65 भाषाओं के लिए। तो काफ़ी बड़ा डेटा सेट चाहिए होगा हमें। मुख्य विशेषताएं और क्षमताएं क्या है? श्रवानी पहला बहुभाषी भारतीय स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल है जिसे कुल 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों पर प्रशिक्षित किया गया है। न केवल भाषाएं बल्कि बोलियां भी हैं, बोलियां भी इसमें शामिल की गई हैं। भाषा और बोलियां होती हैं, जैसे हिंदी भाषा है, अब हिंदी में आएंगे तो ब्रज जो है यह बोली है, ब्रज बोली है, और अवधी जो है वो बोली में आ जाएगा। अवधी लैंग्वेज तो नहीं है अभी। भोजपुरी फ़िलहाल में अब बोली ही है, उसको तो भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो भाषा के साथ साथ उसी से मिलते जुलते डायलेक्ट्स में जो बोलियां होती हैं उसे भी इसमें शामिल किया गया है। यह मॉडल 20 अनुसूचित भाषाओं, 45 क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को कवर करता है। इसे अनुसूचित भाषाओं से परे स्वचालित स्पीच रिकॉग्निशन का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें 40 से अधिक ऐसी भाषाएं शामिल हैं जिन्हें वर्तमान स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम द्वारा आधिकारिक तौर पर समर्थन प्राप्त नहीं है। जो दुनिया में फेमस स्पीच रिकॉग्निशन वाले मॉडल हैं उनमें ऐसी 40 भाषाएँ शामिल नहीं हैं जिसको इसमें शामिल किया गया है। हमारे देश की जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं और उसके साथ साथ रीजनल भाषाएं और बोलियां जो हैं उन सभी को शामिल किया गया है। तो हमारे अनुसूची में जो शामिल भाषाएं हैं उसके अलावा और रीजनल लैंग्वेज और उसके साथ साथ बोलियों को शामिल किया गया है। समर्थित क्षेत्रीय गैर अनुसूचित भाषाओं के उदाहरण में गारो, अंगिका, चकमा, कोक बोराक, तुलु, बुंदेली और बज्जिका शामिल हैं। इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। उपलब्धता और लाइसेंसिंग क्या है? श्रावणी मॉडल हगिंग फेस प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस के तहत में जारी किया गया है। जबकि अधिकांश मौजूदा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम केवल मुट्ठी भर प्रमुख भाषाओं में ही प्रभावी ढंग से काम करते हैं, जबकि श्रावणी जो है ये 65 से अधिक भाषाओं में सपोर्ट करेगा। श्रावणी कई वंचित भाषाओं के लिए इस अंतर को दूर करेगा, जैसे तुलु भाषा, तुलु जनजातियों से जुड़ी हुई छोटी सी भाषा है, बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको भी इसमें शामिल किया गया है, जिनमें विश्वसनीय स्पीच टू टेक्स्ट क्षमताओं का अभाव है। यह संभावित रूप से लगभग 25 करोड़ लोगों 2011 की जनगणना के आधार पर तो स्पीच AI क्षमताओं को पहुंचा सकता है, जिनकी भाषाओं को वर्तमान प्रणाली द्वारा ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया। स्पीच रिकॉग्निशन का अगर आपको एक और उदाहरण समझना हो तो आप अभी जो YouTube वीडियो देख रहे हैं ना, उसी पर साइड में बटन से आप ट्रांसक्रिप्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट होगा वहाँ पर, तो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट में लिखा हुआ वहाँ पर दिख जाता है आपको। उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आप नीचे तक जा कर के देख सकते हैं कि मैं आगे क्या बोलूँगा। हर चीज़ उसमें ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ आ जाता है। ये भी क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन ही है। मैं बोल तो रहा हूँ स्पीच के मतलब ऑडियो के फॉर्मेट में, और ये जो सुन रहा है यूट्यूब, इसने क्या किया, इसने उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट बदल दिया है। और उस टेक्स्ट को आप चाहें तो कॉपी कर लें, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, हर चीज़ होता है। ट्रांसक्रिप्ट इसको कहते हैं हम लोग, है ना। मॉडल ने कई भाषाओं पर विशेष रूप से मजबूत परिणाम दिखाए। उदाहरण के लिए इसमें गारो भाषा पर 9.5% शब्द त्रुटि दर हासिल की है, जबकि इसके बाद सबसे अच्छे मूल्यांकित सिस्टम की त्रुटि दर 69.4% थी। ISC के निदेशक वगैरह सब ने बोला है कि बहुत अच्छा है ये। देखिए AI के दुनिया में अगर इसके हम लोग देखेंगे तुलना करके, तो जिस प्रकार से AI का वर्ल्ड है उसमें यह सच बताया जाए तो कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि AI की दुनिया तो बिल्कुल ही अलग चली गई है। ऑटोनोमस AI की ओर बढ़ गए हैं हम। जेनरेटिव AI से अब हम लोग ऑटोनोमस AI की ओर बढ़ गए। जेनरेटिव AI मतलब फ़ोटो वीडियो जनरेट कर लो, टेक्स्ट बना लो, मीम बना लो, इन्फोग्राफिक बना लो, ये सब है जो हम बोलते हैं वो कर देता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र व्यवहार ही करता है, वो स्वतंत्र तौर पर सीखता है। तो उस दुनिया में तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे देश में कई सारे स्तरों पर यह मदद कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अगर दुनिया से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अपने देश स्तर पर हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ये।
है ना। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। प्रीलिम में यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी ने भाषण दिया 15 अगस्त लाल किला से। उनका भाषण बहुत ही सुंदर होता है हर बार ही। और प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है लाल किला से दिया जाता है वो कोई अपने मन से नहीं देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हर प्रधानमंत्री का ये लिखित होता है भाषण। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जा कर के कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लिखित होता है। बजावती टीम होती है, ऑफिसर्स कई सारे विद्वान लोग शामिल होते हैं। उसके बाद उस भाषण को सेव किया जाता है, फिर उस भाषण को प्रधानमंत्री के साथ मिलकर तैयार किया जाता है और उसके बाद वो भाषण जो है वहाँ पर वो स्पीच देते हैं। तो स्पीच जब देते हैं तो उसमें कई सारे पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे भविष्य में हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती है। भविष्य के पॉलिसी का संकेत मिल सकता है, जैसे उन्होंने बोला कि हम बच्चों को फ्री में कोचिंग देंगे। ये क्या है, आने वाले समय में सरकार जो है अपनी पॉलिसी बदलेगी, स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग वगैरह पर भी ध्यान देगी। दूसरा, इसमें उपलब्धियों को भी गिनाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सुशासन का सशक्तिकरण हमने किया है, हमने कहीं न कहीं गवर्नेंस को एम्पावर किया है, लोगों तक हम पहुँचे हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सुशासन वाले हिस्से को देखेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हिस्से को देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारा कुछ अचीव किया और ये बिल्कुल 100% सच कहा गया है। इसको ज़रा समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। साथ में एक शिफ्ट भी है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, कोर कॉन्सेप्ट पर जाइएगा। पिछले वीडियो पर एक हमारे दर्शक बच्चे ने कमेंट किया कि आप सरकार का पक्ष ले रहे। नहीं, मैं सरकार का या विपक्ष का किसी का पक्ष लेने लेता हूँ। हो सकता है आज की वीडियो पर आप मुझे बताएं कि आप अपोजिशन का पक्ष ले रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमेशा क्रक्स पर जाया कीजिए। क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है आर्टिकल 21 के तहत में लोगों को एजुकेशन देना, ठीक है। स्कूल कॉलेजेज बेहतर होने चाहिए, उसके बाद से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे और बच्चे पास करके क्या बनते हैं, आप जॉब प्राप्त करते हैं, सरकार को अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, जैसे एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा IAS अफसर, अच्छा सिविल सेवक, अच्छा पुलिस ऑफिसर। ये सब कैसे मिलते हैं, यही प्रणाली है। आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन पास करते हैं और आप सरकार के सेवा में जाते हैं या फिर प्राइवेट सेवा में जाते हैं। जहाँ पर भी जाएंगे देश का लाभ तो होगा ही, यही इसी प्रकार सिस्टम काम करता है। लेकिन क्या हो कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ध्यान से समझिएगा भाइयों बहनों, कॉन्सेप्ट पर आइएगा। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ये इस प्रकार का हो जाए कि स्कूल कॉलेज जो हैं वो सिलेबस जो पढ़ाते हैं उससे इसका कोई लेना देना ना रहे। जैसे UPSC एग्जामिनेशन, UPSC प्रीलिम में आप इथिक्स तो पूछते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में आज तक एक स्टैंडर्ड इथिक्स की किताब नहीं है आपके पास में, टेक्स्ट बुक। तो इथिक्स अगर आपने पूछ लिया तो कहाँ से पूछा, क्या कोई स्टैंडर्ड है? जैसे BPSC प्रीलिम और मेंस के सवाल तो ऐसे बनाते हैं कि जैसे पता नहीं कहीं से 30 मार्क उठ करके आए हों, लेकिन आप बच्चों को स्कूली एजुकेशन, कॉलेज के एजुकेशन नहीं देते हैं। शायद ही कोई BPSC के स्टूडेंट जो बिहार में रहता हो, जीवन में कभी उसने कॉलेज अटेंड किया होगा, कॉलेज का लेक्चर फेस किया होगा। लेक्चर कहाँ से फेस करेगा, पंखा नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद खाली हैं 50% से ज़्यादा। तो यानी कि स्कूल कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं उसके बीच में गैप आ रहा है। इस गैप को कौन फिल करता है? कोचिंग फिल करते हैं, कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये फिल करते हैं। क्योंकि ये गैप इतना गहरा हो गया है कि भारी भरकम फीस लेकर के बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है। क्या हो कि अगर स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन इतना बेहतर हो जाए कि बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता ही ना पड़ती हो। कभी आप JNU गए हैं, आपने केवल TV पर टुकड़े टुकड़े गैंग सुना होगा, JNU नहीं गए होंगे। JNU में बहुत सारे बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी करके लाइब्रेरी से ही पढ़ के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा वहाँ पर। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में क्यों नहीं हो सकता है? तो ये यहाँ पर समझने की बात है कि सरकार के स्कूल कॉलेजेज कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस, सवालों के स्तर, जो पढ़ाई का स्तर चाहिए उसे वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बात आ रही है कोचिंग की। तो पहले प्राइवेट कोचिंग को भर भर के गाली दी जाती थी, आज भी देते हैं, आप पढ़ते वहीं से गाली भी देते हैं। लेकिन अब सरकार भी समझ रही है कि कोचिंग की अनिवार्यता हो गई है और युवाओं के जिस प्रकार से रोष उत्पन्न हो रहा है, इसलिए सरकार ने भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, युवाओं की ओर अब ध्यान देना उन्होंने वास्तविकता में शुरू किया है।
ख़ास तौर से कनेक्ट करने के माध्यम से तो किया ही है, इसलिए वो भारी भरकम कोचिंग की फ़ीस से युवाओं को मुक्ति दिलाने के लिए कहीं न कहीं फ्री में कोचिंग का इंतज़ाम करने के लिए तैयार कर रही है। तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ है, अच्छी बात है कि भाई इस प्रकार का सिस्टम हो कि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छे प्राप्त कर सके एजुकेशन। अब इसी को ज़रा समझेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और इसी के माध्यम से हम लोग बच्चों को फ्री में कोचिंग उपलब्ध करवाएंगे। बहुत ही बेहतर प्रयास होगा ये, ज़रा इसे समझने का प्रयास करते हैं। भारत का 80वें स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर सरकार ने शासन व्यवस्था में परिवर्तन, सेवा वितरण को सुदृढ़ करने, आर्थिक अवसरों से सक्षम बनाने, विकसित भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका को रेखांकित किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? यूपीएससी प्रीलिम 2020 में पूछा गया। यूपीएससी पीटी 2020 में एक सवाल पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कोई नहीं पढ़ाता बीपीएससी के लिए इतने बेहतर तरीके से गुरु, ऊपर रटवा के आगे बढ़ जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम 2020 में सवाल पूछा गया, बहुत ही बेसिक सा। क्या पूछा गया? व्हाट इज़ डीपीआई? बस ख़त्म मामला। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसे कहेंगे? लीजिए चुनिए। यूपीआई को कहा जाएगा क्या? फास्टैग को कहा जाएगा क्या? और भी 2-4 ऑप्शन दे देता हूं मैं। जैम, जनधन, आधार, मोबाइल को कहा जाएगा क्या? इस प्रकार के ऑप्शंस दिए गए थे। यूपीआई जैसे क्या हो गया? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ऐसी अवसंरचना जिसका उपयोग करके सरकार डिजिटल सेवाएं पूरे देश भर में पहुंचा सकती है। डिजिटल सेवाएं अब किसी भी तरह का हो सकता है, पेमेंट का हो सकता है, सरकार से वार्तालाप का हो सकता है, कनेक्टिविटी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसको हम लोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। डिजिटल पब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डिजिटल है, ऑनलाइन है। सड़क क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई। रेलवे क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? तो यही सब होगा। यूपीआई होगा, इंटरनेट होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगा। तो अब सरकार ने क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उत्पादन का विस्तार हुआ है। 14-15 में 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर के 13.11 लाख करोड़ हो गया इलेक्ट्रॉनिक में। निर्यात में वृद्धि हुआ है। 38,000 करोड़ रुपये से 4.24 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात हमारा हो गया है। प्रमुख निर्यात के क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गई है, जिनका निर्यात 25-26 में 47.96 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम के एक्सपोर्टर हैं, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। दिन भर चीन जो गुणगान करते हैं हम, अपना भी देखो कितना कुछ हमने हासिल किया है। कल ही आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में दुनिया के सबसे बेहतर गाड़ियाँ कहाँ पर बनती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कि पर किलोमीटर के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन से सबसे बेहतर बनते हैं, तो पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। टेस्ला फेस्ला उन सबसे बेहतर 2 कंपनियाँ आई हैं। नंबर 1 पर पूरे दुनिया में है टाटा मोटर्स और सेकंड स्तर पर है महिंद्रा। ये दोनों पूरे दुनिया, चीन और अमेरिका जो डंका बज रहा है, उन सबको कलेक्टिव रूप से लेंगे तो उनसे भी बेहतर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भारत में बन रही है। लेकिन हमारा प्रचार प्रसार का तंत्र थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसके कारण हम इसे प्रचारित नहीं कर पाते हैं। ये रिपोर्ट है कल का ही, आने वाले वीडियो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल इफ़िशियंसी के मामले में। तो वास्तविकता में हमने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक चीज़ों में काफ़ी हद तक सुधार किया है। रोज़गार सृजन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम लगभग 25 लाख रोज़गारों को समर्थन प्रदान करता है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 3% है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। PLI, ECMS, ICM, EAMC 2.0 जैसे पहले घरेलू उत्पादन, घटक विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरों को सुदृढ़ कर रही हैं। सेमीकॉन 2.0 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये व्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर परियोजनाएं ISM 1.0 के अंतर्गत 1.64 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 12 इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 3 वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि एक अन्य 2026 में चालू होंगी। इसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन में अगर हम लोग आते हैं तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माता बन गया है, लेकिन हम मुख्य रूप से असेंबली करते हैं इसमें। 2014-15 में 153 स्थान से बढ़कर के 25-26 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया। 2014-15 में हमारे एक्सपोर्ट आइटम में मोबाइल फ़ोन 153वें स्थान पर था।
लेकिन अब सबसे बड़ा निर्यात में से एक चीज़ मोबाइल फ़ोन बन गया है। मोबाइल फ़ोन उत्पादन में लगभग 33 गुना की वृद्धि हुई है। 18,000 करोड़ से 6.27 लाख करोड़ रुपए का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। निर्यात में वृद्धि हुई 165 गुना का। रोजगार सृजन जो है इसमें भी कई स्तरों पर महिलाएं और पुरुष दोनों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इत्यादि के माध्यम से न केवल विनिर्माण में बल्कि सरकारी व्यवस्था और सरकार के साथ साथ समावेशिता में हमने वृद्धि की है, गवर्नेंस को हमने बढ़ाया है। अब उन्होंने कहा है तो इससे संबंध में डिटेल आर्टिकल आया हुआ था, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारत ने क्या क्या चीज़ें हासिल की है 2014 से 2025-26 में। ठीक है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है, यहीं से बीपीएससी मेंस में सवाल पूछा गया था ट्राई के रिपोर्ट से। टेलीफोन कनेक्टिविटी कनेक्शनों की संख्या 2014 में 93 करोड़ से बढ़ करके 134 करोड़ करीब में हो गई है। भारत का टेली घनत्व तो 94% के करीब में हो गया है जून 2026 में। विशाल वायरलेस ग्राहक आधार है, 120.11 करोड़ तक पहुंच गया है वायरलेस मोबाइल ग्राहक जो हमारे पास। इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा विस्तारित हुई है, 25.15 करोड़ से बढ़ करके 109 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट के हमारे पास उपभोक्ता हो गए हैं। औसत वायरलेस डेटा लागत 308 प्रति जीबी था, 2014 से बढ़ करके 7.51 प्रति जीबी ही रह गई। लेकिन ये जीबी चलता नहीं है, 350 रुपये का रिचार्ज करेंगे लेकिन एक नॉर्मल आप इंस्टाग्राम भी ओपन नहीं कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड की गति के हिसाब से ये यहाँ पर कागजों पर तो बहुत बेहतर गति दिख रही है। मोबाइल ब्रॉडबैंड और डाउनलोड गति 13.67 Mbps से बढ़ करके 132 Mbps, ऐसा सरकार कह रही है। 5G गाँव तक पहुँच गया है। ग्रामीण स्तर पर भी हमने सभी प्रकार के नेट को जोड़ने के लिए भारत नेट PM वाणी जैसे कार्यक्रम को बनाया है। PM वाणी क्या है? देश भर में वाईफाई हॉटस्पॉट बनाना है जगह जगह पर, जिसके माध्यम से वाईफाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। 6G की तैयारी है, अगले वर्ष तक 6G भारत में शायद लॉन्च हो सकता है, इसकी भी तैयारी की गई है। इसी प्रकार से डिजिटल पेमेंट्स को भी बढ़ावा दिया गया है। UPI की हिस्सेदारी लगभग 50% हो गई है। वित्तीय वर्ष 25-26 में UPI ने 314 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य वर्ग का लेन देन किया है। घरेलू नेटवर्क है हमारा 55.49 करोड़ व्यक्तियों को, 6.5 करोड़ व्यापारियों को और 731 बैंकों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ये UPI जो है कहीं न कहीं जोड़ता है। UPI क्या हो गया? ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा में से एक माना जाता है पेमेंट के लिए। मासिक लेन देन 2016 में 0.1 करोड़ से बढ़ करके 25 में 2000 करोड़ से अधिक का हो गया है। UPI की स्वीकृति सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, कंबोडिया सहित 11 देशों तक इसको विस्तारित किया गया। इसी प्रकार से डिजिटल कॉमर्स में भी ONDC एक नेटवर्क है भारत सरकार का, जिसके माध्यम से खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ा गया है। जमीनी स्तर पर ई-सरस और इंडिया हैंड मोड के माध्यम से SSG कारीगरों की पहुंच बढ़ी है, जिससे 5 भाषाओं व्हाट्सएप बॉट भी शामिल किया गया है, जिससे ज़्यादा लोग जो हैं डिजिटल माध्यम से व्यापार कर सकें। जेम है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। नेक्स्ट है ई-गवर्नेंस की बातें की गई है सरकार के द्वारा। सरकार ने को बोला है कि डिजी लॉकर, उमंग, आधार, सामान्य सेवा केंद्र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी चीज़ों के माध्यम से हमने कहीं न कहीं ई-गवर्नेंस का तात्पर्य क्या होता है कि सरकार, गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में कितनी कम दूरियां होती हैं, बिचौलिए ख़त्म हो जाते हैं, सरकार डायरेक्ट आम जनता से जुड़ पाती है। तो आधार उसमें मदद करता है, DBT सरकार उसी के माध्यम से कर रही है। उमंग ऐप सभी सरकारी सेवाओं तक आपको पहुंच प्रदान करता है। इसके साथ साथ सरकार ने डिजी लॉकर को भी लॉन्च किया। फॉर्म भरते हैं या अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना होता है, सभी जगहों पर आपको डिजी लॉकर जो है वो मदद करता है। तो ये सारा मैंने क्या समझाया आपको, जो मोदी जी ने कहा कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने गवर्नेंस को मजबूत किया है, हमने विनिर्माण को मजबूत किया है, तो उसी के बारे में सारा मैंने आपको समझाया है। हर डेटा जो मैंने पढ़ाया है ना गुरु, हर डेटा वो आपका निबंध में मदद करेगा, GS2 मदद करेगा, GS1 में मदद करेगा। उसको अगर बेहतर ढंग से आपने एक बार रिवाइज़ कर लिया ना, तो हर जगह वो आपको मदद करेगा। सकारात्मक पॉइंट जहाँ भी लिखने होंगे वहाँ पर वो आपको मदद करेगा। नकारात्मक क्या था, मैंने शुरुआत में ही बताया कि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री महोदया जो हैं वो कह रही हैं कि युवाओं के पास स्किल नहीं है। मार्केट के हिसाब से स्किल देने का काम कौन करेगा? पड़ोसी करेंगे क्या? मंगल ग्रह से जादू आएगा क्या? स्किल देना सरकार का काम था। स्किल इंडिया शुरू भी किया गया था, कौशल विकास कार्यक्रम शुरू भी किया गया था,
इन परिणाम नहीं दिखा पाया। आपने ये बोल कर के इसको भी एक्सेप्ट किया है। तो सरकार जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, प्रोडक्शन की बात कर रही है, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट की बात कर रही है, तो ये भी चीज़ें हैं। इसने जॉब क्रिएशन नहीं किया है तुलनात्मक रूप से जितना करना चाहिए था। जॉब कम क्रिएट हुए हैं, युवाओं के पास आज भी स्किल सेट की कमी है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोचिंग की जगह पर बेहतर स्कूल कॉलेज कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बच्चे स्कूल कॉलेज में जाएं और अच्छे से प्राप्त करें शिक्षा। किसी फूहर मास्टर के पास उनको भागना ना पड़े, कोचिंग में उनको भटकना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगा, और जो फूड है ये फ्यूल जैसा बिहेव करेगा। मतलब जिस प्रकार से फ्यूल के प्राइस अप डाउन हो रहे हैं, फ्यूल संकट क्रिएट हो रहा है, उसी प्रकार से खाद्य संकट क्रिएट हो सकता है पूरे दुनिया में। ठीक है, कहा जा रहा है कि 2028-29 तक दुनिया सबसे बड़े अपने फूड क्राइसिस के दौर से गुजरेगा। ये क्यों गुजरेगा उस पर तो हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग समझते हैं कि फ़िलहाल का मामला क्या है, हुआ क्या है, और क्यों यहाँ पर काला सागर, अजोब सागर को दिखाया जा रहा है। खाद्य कीमतों के लिए खतरा, मौसम और फिर से शुरू हुआ युद्ध। यूरोप में गंभीर मौसम की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध के फिर से भड़कने के कारण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। हॉर्मूज जलमग्न आमतौर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। युद्ध से प्रभावित कर्च जलमग्न व्यापार के लिए नए प्रमुख अवरोध बिंदु और चिंता के विषय के रूप में उभर रहा है। कर्च कहाँ पर है? तो ये अजोब सागर है भाइयों बहनों। अभी मैं मैप दिखाऊंगा। ये काला सागर है, ये अजोब सागर है। यहाँ जो छोटा सा दिख रहा है इसी को हम लोग कर्च जलडमरू मध्य कहते हैं। यहाँ से यूक्रेन, रूस और कई सारे दुनिया के उत्तर के जो देश हैं, अरब, यूरोपियाई जो यूरेशियाई जो क्षेत्र है, उसके कई सारे देशों के एक्सपोर्ट इसी के माध्यम से होते हैं। अगर ये काला सागर और ये रीजन कन्फ्लिक्ट में जाता है तो यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण से खाद्य संकट क्रिएट हो सकता है। रूस यूक्रेन में फिर से युद्ध बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। मंगलवार को एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले ने काला सागर के बंदरगाह नोवोरोसिस्क, ध्यान रखिएगा इसका नाम, पहले में पूछेगा हाल ही में ये शब्द चर्चा में रहा क्या है, रूस के 2 सबसे बड़े अनाज निर्यात टर्मिनल को नष्ट कर दिया। जहां से रूस के सबसे ज़्यादा अनाज को एक्सपोर्ट किया जाता था उसको नष्ट कर दिया है, जिससे वहां का संचालन रोकना पड़ा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों क्षतिग्रस्त टर्मिनल की संयुक्त निर्यात क्षमता 1506 मिलियन टन प्रति वर्ष है। मध्य जुलाई से यूक्रेन अजोब सागर, कर्च जलडमरू मध्य जो काला सागर से जुड़ता है, पर अनाज के जहाज, बंदरगाह, समुद्री बुनियादी ढांचों पर हमले तेज किए हैं यूक्रेन ने। इस हमलों ने रोस्तोव, ओनडोग, ट्रेगात्रोंग, तमन, कावकाज, नोवोरोसिस्क जैसे प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से रूसी कृषि उत्पादों की आवाजाही पर प्रतिबंध सा लगा दिया है। रूस जो सबसे ज़्यादा अनाज का एक्सपोर्ट कर रहा था, उसके माध्यम से पैसा कमा रहा था, उसको ये नष्ट कर रहे हैं। अब उसके नष्ट होने से क्या होगा भाई, रूस का एक्सपोर्ट जो है अनाज का वो कम हो जाएगा। तो वैश्विक जो अनाज का मार्केट है दुनिया का, उसमें अनाज कम आएगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, फूड इन्फ्लेशन कहीं न कहीं बढ़ेगा। जवाबी कार्रवाई रूस ने ग्रेटर ओडेसा के क्षेत्र के आसपास यूक्रेनी बंदरगाह सुविधाओं को निशाना बनाया है। ग्रेटर ओडेसा शिपिंग हब में 3 गहरे पानी बंदरगाह शामिल हैं, ओडेसा, चोनोमोक्स, पिवडेनी, पूर्व में यूजनी। यूक्रेन के लगभग 90% कृषि निर्यात यहीं से होते हैं। उसने हमारे गोदाम में आग लगाए तो हमने उसके लगा दिए। नुकसान किसका? तो पूरी दुनिया का। ग्लोबलाइजेशन का यही नुकसान है। अब आपसे पूछ सकता है कि निम्न से कौन कौन से बंदरगाह जो हैं रूस से संबंधित हैं, कौन कौन सा यूक्रेन से संबंधित हैं, जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी आपको याद होने चाहिए। रूस ने रोमानिया की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिम ओडेसा में स्थित यूक्रेन के सबसे बड़े डेन्यूब बंदरगाह इस्माइल पर भी हमला किया है। दुनिया का ब्रेड बास्केट और वैश्विक आपूर्ति इससे प्रभावित होगा। रूस या यूक्रेन दोनों में से किसी भी देश में अनाज या सूरजमुखी के बीज के उत्पादन की कोई वास्तविक कमी नहीं है। यह संकट पूरी तरह से उत्पादों की शिपिंग, परिवहन से जुड़ा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार 25-26 में वैश्विक गेहूं निर्यात में रूस और यूक्रेन दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 27.4% थी। इन दोनों देशों ने मिलकर के वैश्विक जौ शिपमेंट का 15%, मकई का 12%, सूरजमुखी का 61% हिस्सा निर्यात किया है। अब अगर इतना बड़ा हिस्सा जो है प्रभावित होगा तो फिर खाना के लिए तो मार होगा ही ना दुनिया में, क्योंकि सबको चाहिए ये चीज़ें। हमारे पास तो चावल, गेहूँ, मक्का वगैरह है, लेकिन हमें सूरजमुखी का तेल चाहिए, जौ चाहिए, बारले जिसको कहते हैं, तो ये हम कहाँ से लाएंगे फिर, है ना।
हालांकि रूस वैकल्पिक शिपिंग मार्ग बाल्टिक, कैस्पियन, सुदूर पूर्व समुद्री भूमिगत रेल का उपयोग कर रहा है, फिर भी इसका 80% से अधिक निर्यात जो है अजोब सागर और काला सागर के माध्यम से होता है, जो अब वहाँ से नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ अब ये तो एक यही तो संकट नहीं है, सर मुंडाते ही पड़े ओले, ओले नहीं, या तो पत्थर गिर रहे हैं बड़े बड़े। क्या हुआ भाई? तो यूरोप में भीषण सूखा पड़ रहा है। अब इस भीषण सूखे के कारण से यूरोप का प्रोडक्शन भी कम हो गया, अर्थात मांग जो है बढ़ेगा, क्योंकि अपना होम ग्राउंड जो है उसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है। यूरोपीय संघ में अत्यधिक गर्मी, शुष्क मौसम के कारण फसल की पैदावार में गिरावट आई है, जिसके कारण देर वसंत से लेकर गर्मियों के महीनों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान है। अब इसके कारण से वहाँ पर प्रोडक्शन गिर गया है। अमेरिका का अनुमान है कि यूरोपीय संघ का गेहूँ उत्पाद 7.5% गिर गया है, जो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। यूरोपीय संघ का मकई में भी गिरावट होने का अनुमान है। इसके साथ साथ सभी प्रकार के जो वस्तुएं जो यूरोप में उत्पादित होती थी, उन सभी में गिरावट का भारी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर इस बार जो है वो सही से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। वैश्विक खाद्य कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा, इससे दुनिया भर के खाद्य कीमतें जो है बढ़ेंगी। इसके साथ साथ ये जो खाद्य संकट है ये लंबा भी खिंच सकता है। अब जो चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है वो है काला सागर और अजोब सागर कहाँ पर है। ये काला सागर है, ये तुर्की का शहर इस्तांबुल है, ये अजोब सागर है, ये क्रीमिया है, और यहाँ पर कर्च जल संधि है। कर्च जल संधि इसको कहते हैं, कर्च जल संधि इसको कहते हैं। काला सागर अटलांटिक महासागर के एक प्रमुख सीमांत सागर है, जो पूर्वी यूरोप पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। कृषि निर्यात के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती देश 6 हैं: रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। काला सागर से इन सभी की सीमा लगती है। अजोब सागर काला सागर का आंतरिक वाला सागर है, उथला सागर भी इसको कहते हैं। सीमावर्ती देश अगर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में यूक्रेन और पूर्व दक्षिण पश्चिम में रूस है। यहाँ पर 2 देश मुख्य रूप से यहाँ पर मौजूद हैं। कर्च जलडमरू मध्य जो है काला सागर और अजोब सागर को जोड़ने का काम करती है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। एक और टॉपिक है, इसको हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच।